बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 8 विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। इसके पहले हमारे 5 वीडियोस बन चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसकी सहायता से आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल तथा हर्ट्ज के द्वारा की गई। विभिन्न समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें काफी विस्तृत हैं। अर्थात यदि इन तरंगों को हम तरंगदैर्घ्य के मान से देखें तो अति सूक्ष्म अर्थात परमाणु से भी छोटी तथा बहुत बड़ी अर्थात कुछ किलोमीटर तक लंबी तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं। तो मूलभूत गुण इनके तो समान रहते हैं क्योंकि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों से मिलकर बनी होती है, परंतु जैसे जैसे इनकी तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है कुछ इनके निजी गुणों में परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अंतर्गत हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस प्रकार से निर्मित होता है। परिभाषा दी जा सकती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते या घटते अथवा आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में जमाने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। तो मूल रूप से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को या तो उसकी तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में जमा लेते हैं, अर्थात सबसे छोटी तरंग को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उसके बड़ी तरंग को रखेंगे और इस प्रकार से बढ़ती बढ़ती क्रम में हम अंत तक जाएंगे। या फिर आवृत्ति को घटते क्रम में रख देंगे, सबसे बड़ी आवृत्ति सबसे पहले रखी जाए, उसके बाद में उससे कम आवृत्ति की तरंग को और सबसे अंत में सबसे कम आवृत्ति की तरंग को रखा जाए। तो इस प्रकार जो व्यवस्था प्राप्त होती है, जो पैटर्न प्राप्त होता है उसे विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब आइए अपन इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के प्रकार पर बात कर लेते हैं। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक भाग दृश्य भाग है जो हमें आंखों के द्वारा दिखाई देता है और दूसरा भाग होता है अदृश्य जिसे आंखें देख नहीं सकती। तो दृश्य भाग के अंदर प्रकाश किरणें आती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रकाश होता है ये हमारे आंखों में प्रवेश करता है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो दृश्य भाग के अंतर्गत प्रकाश किरणें आती है और अदृश्य भाग जो है इसे हम विस्तृत भाग कहते हैं और ये विस्तृत भाग जो है ये कई और अन्य भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे छोटी तरंगें गामा किरणें होती हैं, फिर एक्स किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो ये गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें, ये जो तीनों प्रकार की किरणें हैं ये प्रकाश किरणों से छोटी होती हैं। और अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं, ये सभी प्रकाश किरणों से बड़ी तरंगें होती हैं। अर्थात दृश्य भाग प्रकाश किरणों से छोटी तरंगों को भी हम नहीं देख पाते और बड़ी तरंगों को भी नहीं देख पाते। तो आइए अपन अब एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दृश्य प्रकाश किरणें क्या है। तो मूल रूप से दृश्य प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो जो प्रकाश हम देखते हैं यह तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग माना जाता है। इन तरंगों की खोज का श्रेय आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। आइजैक न्यूटन ने यह बताया था कि प्रकाश मूल रूप से 7 रंगों से मिलकर बना है और उन्होंने इस पर अध्ययन किया। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को, प्रकाश किरणों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थापित करने में आइजैक न्यूटन ने योगदान दिया। प्रकाश किरणें उत्पन्न कैसे होती हैं? तो क्या होता है कि जब किसी परमाणु को उत्तेजित अवस्था में लेकर आते हैं, अर्थात उसे गर्म किया जाता है या फिर और अन्य किसी प्रकार से उसे ऊर्जा दी जाती है, तो उसके इलेक्ट्रॉन
मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जब अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का दोलन हो जाता है और विद्युत चुंबकीय तरंगें प्राप्त होती है। इनकी तरंगदैर्घ्य का मान 4 गुणित 10 की घात -7 मीटर से लेकर 7.8 गुणित 10 की घात -7 मीटर तक होता है। अर्थात यदि इसे एंगस्ट्रॉम में प्रकट किया जाए तो हम कह सकते हैं कि दृश्य प्रकाश किरणें 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य पाई जाती है और इन्हीं तरंगदैर्घ्य के मध्य 7 अलग अलग रंग पाए जाते हैं जिसे हम बेजानी ह पी ना ला के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी तरंग बैंगनी रंग की होती है और सबसे बड़ी तरंग लाल रंग की होती है। यदि आवृत्ति की बात करें तो जो सबसे छोटी तरंग होगी उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी और जो सबसे बड़ी तरंग होगी उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। तो इनकी आवृत्ति की परास 3.85 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज है से लेकर 7.5 गुणित 10 की घात 14 हर्ट्ज तक पाई जाती है। इनमें क्या गुण पाए जाते हैं? तो ये दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न करती है, अर्थात जब दृश्य प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो रेटिना पर पाई जाने वाले फोटोसेंसिटिव सेल्स, वे कोशिकाएं जो प्रकाश के द्वारा उत्तेजित हो जाती हैं, वह उस ऊर्जा को ग्रहण करती हैं तथा मस्तिष्क को उस प्रकाश का आभास कराती हैं। तो ये दृष्टि संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिस पर प्रकाश आपतित होने पर उनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ लगाए जाते हैं, प्रकाश उस पर डालने पर वो प्रभावित करता है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जा सकती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से वस्तुओं को देखने के काम में आता है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरा होगा और अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अगली बात कर लेते हैं हम अदृश्य भाग पर। तो पिछली स्लाइड के अंदर हमने आपको बताया कि दृश्य भाग में प्रकाश किरणें आती हैं और उनके क्या गुण हैं। अब हम बात करने वाले हैं अदृश्य भाग पर। अदृश्य भाग में सबसे छोटी जो तरंगे हैं उन्हें गामा किरणें कहा जाता है। गामा किरणों की खोज बैकेरल ने की थी तथा यह नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होती है, अर्थात जब नाभिक संलयन होते हैं या फिर विखंडित होते हैं या फिर प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम इत्यादि। ये पदार्थ स्वतः ही गामा किरणें उत्पन्न करते रहते हैं। इनमें विघटन होता है और उस विखंडन के कारण से ये गामा किरणें उत्पन्न करते हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -10 मीटर तक होती है, अर्थात यह परमाणु से भी छोटी हो सकती है। इनकी आवृत्ति 3 गुणित 10 की घात 18 हर्ट्ज से 3 गुणित 10 की घात 22 हर्ट्ज तक होती है। इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह कुछ मिलीमीटर मोटी धातु की प्लेट को भी भेद सकती हैं और जिस माध्यम से होकर गुजरती हैं उसे आयनीकृत कर देती हैं। तो गैसों को आयनीकृत कर सकती हैं। इनका उपयोग होता है कैंसर के इलाज में, कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती है, रेडिएशन दिया जाता है। उस रेडिएशन में गामा किरणों को उन कैंसर सेल्स के ऊपर डाला जाता है जो हानिकारक हैं, तो ये गामा किरणें उन्हें जलाकर नष्ट कर देती हैं। दूसरा, नाभिकीय संरचनाओं का पता लगाने में इन किरणों का उपयोग किया जाता है, अर्थात प्रयोगशाला में इनका उपयोग होता है। इससे बड़ी जो किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिन्हें एक्स किरणें कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण हैं और इनकी खोज रोजन ने की थी। जब भारी तत्वों पर उच्च ऊर्जायुक्त इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाती है, सामान्यतः टंगस्टन पर जब हम तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। इन किरणों की तरंगदैर्घ्य 10 की घात -10 मीटर से 10 की घात -8 मीटर तक, अर्थात यदि एंगस्ट्रॉम में हम बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक
इनकी तरंगदैर्घ्य होती है। एंगस्ट्रॉम दूरी के मापन की छोटी इकाई है जिसका मान 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। इनकी आवृत्ति 3 × 10 की घात 16 हर्ट्ज से 3 × 10 की घात 18 हर्ट्ज तक होती है। इनकी भेदन क्षमता भी अधिक होती है। हाँ, ये जरूर है कि एक्स किरणें गामा किरणों की तुलना में कम भेदन क्षमता रखती हैं, परंतु फिर भी इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। यह भी गैसों को आयनीकृत कर देती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं और शरीर के अंदर चमड़ी तथा मांसपेशियों को भेद सकती हैं, परंतु हड्डियों को नहीं भेद पाती। तो इनके इस गुण के कारण से इसका एक बहुत बड़ा उपयोग चिकित्सा संबंधी जांच में किया जाता है, अर्थात शरीर के अंदर के हिस्सों की जांच करने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। हम इन किरणों का उपयोग एयरपोर्ट्स पर करते हैं, सामान की जांच में भी करते हैं, कई प्रकार की फोरेंसिक जांच में भी इन किरणों का उपयोग किया जाता है, क्रिस्टल की संरचना का पता लगाने में इन किरणों का उपयोग किया जाता है, इनका प्रयोगशालाओं में भी महत्व है। तो इस प्रकार से एक्स किरणें काफी महत्वपूर्ण किरणें हैं और इनसे बड़ी तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, उन्हें पराबैंगनी किरणों के नाम से जाना जाता है। पराबैंगनी किरणों की खोज जेडब्ल्यू रीडर ने की थी। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पराबैंगनी किरणों की खोज की और ये बताया कि पराबैंगनी किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी उत्पत्ति विसर्जन नलिका में होती है या कार्बन आर्क आदि से होती है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि विद्युत का स्पार्किंग जहां होता है वहां पर पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। उच्च ऊर्जा युक्त होती हैं, प्रकाश किरणों से अधिक ऊर्जा रखती हैं। वेल्डिंग वगैरह जहां करते हैं वहां पर भी पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती है। सूर्य के प्रकाश में बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य 10 की घात -8 मीटर से 4 × 10 की घात -7 मीटर तक होती है तथा आवृत्ति की परास 1.3 × 10 की घात 14 हर्ट्ज से 10 की घात 16 हर्ट्ज तक होती है। यह रासायनिक परिवर्तन के लिए अत्यंत सक्रिय है। ये जो किरणें हैं इनका एक गुण होता है कि यह केमिकल चेंज बहुत आसानी से कर देती हैं। दूसरा, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। कुछ सतह ऐसी होती हैं जिन पर ये किरणें आपतित होने पर चमक उत्पन्न करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो ये इन किरणों के गुण हैं। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करने में, घी वगैरह की शुद्धता की जांच करने में इनका उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में इनका उपयोग होता है। ये बैक्टीरिया को मार देती है, इस कारण से खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। जल को शुद्ध करने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जो किरणें आती हैं वह हमारी प्रकाश किरणों से बड़ी किरणें हैं और उसमें प्रथम आती है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल ने की थी, विलियम हर्शेल, इनने अवरक्त किरणों की खोज की। जब भी कोई वस्तु गर्म होती है तो हम उसके पास हाथ लेकर जाएंगे तो हमें गर्मी का एहसास होता है। हम उसको छूते नहीं है फिर भी हमें गर्मी का एहसास होता है। तो ये जो गर्मी का एहसास होता है वो अवरक्त किरणों के कारण से ही होता है। तो जितनी भी गर्म पिंड है वह हमेशा अवरक्त किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य 7 × 10 की घात 8 7.8 × 10 की घात -7 मीटर से 10 की घात -3 मीटर तक होती है तथा इनकी आवृत्ति 10 की घात 11 हर्ट्ज से 3.85 × 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है। ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, अर्थात इनमें ऊष्मा ऊर्जा पाई जाती है। इनका एक गुण होता है कि कोहरे में अधिक दूरी तक गमन कर सकती हैं। जहां धुंध होती है वहां पर संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में अवरक्त किरणें प्रकाश की तुलना में अधिक उपयोगी हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती। तो जनरली फोटोग्राफी का जो डार्क रूम होता है वहां पर रेड कलर का प्रकाश यूज किया जाता है क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करता है, परंतु अंधेरे में फोटोग्राफी करने में इन किरणों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग है सिकाई करने में, अंधेरे में फोटोग्राफी में और संदेश को भेजने में। इसके बाद आती है सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की थी। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में हमने हर्ट्ज के बारे में पढ़ा है।
तो इनने जो तरंगें उत्पन्न की थी वो सूक्ष्म तरंगों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, दोलायमान आवेश से उत्पन्न होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात -3 मीटर से 3 गुणित 10 की घात -1 मीटर तक होती है तथा आवृत्ति की परास 10 की घात 9 हर्ट्ज से 3 गुणित 10 की घात 11 हर्ट्ज तक होती है। संकीर्ण पुंज के रूप में गमन करती हैं, अर्थात सूक्ष्म किरणें यदि एक स्थान से छोड़ा जाए तो यह बिल्कुल एक बीम के रूप में लंबी दूरी तय कर लेती हैं। इनका विवर्तन कम होता है, अर्थात यह कह सकते हैं कि यह अपने मार्ग से विचलित कम होती है। यदि इनके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए तो उससे यह विवर्तित नहीं होती, अर्थात मुड़ती नहीं है। तो इनके इस गुण के कारण से इन्हें रडार प्रणाली में तथा दूर संचार में भी उपयोग में लिया जाता है। सूक्ष्म तरंगों से बड़ी तरंगें होती है जिन्हें रेडियो तरंगें कहा जाता है और यह सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसा कि हर्ट्ज ने, जेसी बोस ने और उसके बाद में मार्कोनी ने अपने कार्य किए, तो मार्कोनी ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को व्यावसायिक रूप से उपयोग करने योग्य बना दिया। उसके द्वारा दोलित्र परिपथ तथा त्वरित आवेश के द्वारा इन तरंगों को उत्पन्न करने में सफलता पाई। इनकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात -1 मीटर से 6 गुणित 10 की घात 2 मीटर तक होती है तथा आवृत्ति 5 गुणित 10 की घात 5 हर्ट्ज से 10 की घात 9 हर्ट्ज तक होती है। यह वातावरण से अप्रभावित रहती हैं, अर्थात वातावरण में यदि इन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं तो लंबी दूरी तय कर सकती हैं। इनका विवर्तन हो जाता है, विवर्तन अर्थात यह किनारों से मुड़ जाती है। तो किनारों से मुड़ने के कारण से भी हम इनका उपयोग प्रसारण आदि में कर सकते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः रेडियो प्रसारण में, टीवी प्रसारण में, इनमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब हम रेडियो तरंगों के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि रेडियो तरंगों को यदि हम और हिस्सों में बांटे तो किस प्रकार की तरंगें प्राप्त होती है। तो अलग अलग उपयोगिता के मान से हमने रेडियो तरंगों को इस प्रकार से बांटा है। देखिएगा आप, यहाँ पर आवृत्ति का परास दिया गया है, यहाँ तरंग दैर्घ्य का परास दिया गया है और जो रेडियो तरंग है उसे किस नाम से जाना जाता है और इनका कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में इस टेबल के अंदर विस्तार से जानकारी दी गई है। अति लघु आवृत्ति की तरंग होती है 10 से 30 किलोहर्ट्ज के मध्य। इनकी तरंग दैर्घ्य 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होती है और लंबी दूरी तक संचार में उपयोगी है। इसके बाद में लो फ्रीक्वेंसी आती है, लघु आवृत्ति आती है 30 से 300 किलोहर्ट्ज तक। इनकी तरंग दैर्घ्य 1 से 10 किलोमीटर तक होती है और नौ संचालन में, सामान्यतः समुद्र में संदेश को भेजने में उपयोगी है। मध्य आवृत्ति, यह तरंग 300 से 3000 किलोहर्ट्ज तक आवृत्ति परास की है, 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक तरंग दैर्घ्य वाली होती है और टेलीफोन संचार में उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति की तरंग 3 से 30 मेगाहर्ट्ज की होती है, यह 10 से लेकर 100 मीटर तक तरंग दैर्घ्य वाली होती है और दूर संचार में इनका उपयोग है। अति उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से 10 मीटर तक होती है और कम दूरी तक संचार में इनका उपयोग किया जाता है। परा उच्च आवृत्ति अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ बोलते हैं इसे, और यह 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति परास की है, 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक तरंग दैर्घ्य वाली है और रडार में इनका उपयोग किया जाता है। आजकल टेलीविजन प्रसारण में भी यूएचएफ तरंगों का उपयोग किया जाने लगा है। सुपर उच्च आवृत्ति, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी 3 से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक आवृत्ति परास की है, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह तरंग रडार तथा उपग्रह संचार में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये रेडियो तरंगों को हमने और सूक्ष्म भाग में बांटकर उनके गुणों के आधार पर उनके क्या उपयोग हो सकते हैं इस पर बात किया। एक बात और कर लेते हैं कि रेडियो तरंगों का उपयोग हम सामान्यतः रेडियो प्रसारण में, टेलीविजन के प्रसारण में तथा सेल्यूलर के उपयोग में, सेल्यूलर फोनों के उपयोग में करते हैं। तो रेडियो प्रसारण सामान्यतः जिसको हम आयाम मॉड्यूलित बैंड या एएम बैंड कहते हैं, इनमें प्रयुक्त होने वाली रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज के मध्य होती है। दूसरा,
एफएम बैंड होते हैं, एफएम रेडियो स्टेशन होते हैं। तो ये आवृत्ति मॉड्यूलित रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करते हैं और यह 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य होती है। टेलीविजन का प्रसारण जो हम देखते हैं यह सामान्यतः 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज के मध्य आवृत्ति की तरंगों के द्वारा किया जाता है तथा सेल्युलर फोनों में 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज के मध्य की आवृत्ति की तरंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक बात और याद रखने योग्य है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य के मान से हमारे वायुमंडल के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। हम प्रसारण कितने दूर या संदेश को कितने दूर भेजना चाहते हैं उसके मान से हमें तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति का चयन करना होता है। तो अलग अलग प्रकार की तरंगों का उपयोग करके हम अलग अलग तरह से प्रसारण करते हैं। तो इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।